हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये लेक्चर हम लोग का सेकेंड लेक्चर है चैप्टर 5 का। इसको हम लोग ने 2 पार्ट में पढ़ाया है। ये सेकेंड मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में अभी तक पढ़ा था मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर ओशंस ऑफ द अर्थ एंड देन बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, और फिर लास्ट में हम लोग क्विज करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ चैप्टर का नाम है चैप्टर 5। इसमें हम लोगों ने जो मेन पॉइंट्स पढ़े थे वो थे कि 3 मेजर डोमेन्स होते हैं, 4 होते हैं एक्चुअली, और फोर्थ को थोड़ा सा अलग रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक हमें नैरो जोन मिलता है जहाँ पर तीनों हमारे जो डोमेन है, तीनों डोमेन वो तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि लैंड सॉलिड वाला भी, लिथोस्फियर, और अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर गैशियस फॉर्म्स हैं, गैशियस लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर वो भी लाई करता है, और वाटर बॉडीज़ जो वाटर कवर्स जो एरिया है, हाइड्रोस्फेयर यानी कि। तो ये 3 मेजर डोमेन्स हो गए, और तीनों को जो एक साथ तीनों जिसमें ओवरलैप करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। वो हमारा हो गया 4th डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये एक नैरो जोन मिलता है हमें। लिथोस्फीयर इसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था, और फिर कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, मेजर कॉन्टिनेंट्स। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे हम लोगों ने। कौन कौन से? एशिया सबसे जो बड़ा है, बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है हमारा कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बाद उसके पास में ही एकदम मिला हुआ है, कौन सा है? यूरोप। उसके उसके नीचे उसके नीचे बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका उसका नाम है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट एकदम पास पास हैं। उसके बाद अगर हम यूरोप के पैरेलल इधर साइड चले जाएं तो नॉर्दर्नी हेमिस्फीयर में तो हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका, और उससे मिला हुआ एक नीचे हमारा अदर कॉन्टिनेंट मिलता है, इसका नाम है साउथ अमेरिका। और इधर टोटली फुल्ली तौर पे मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में मिलने वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका। हम लोगों ने कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट्स से पढ़े थे। एशिया में हमारा वो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमें मिलता है माउंट एवरेस्ट, हिमालय। ठीक है, और इसके यूरोप और एशिया को अलग करने यहाँ पर एक माउंटेन है, कौन सा? यूराल माउंटेन। और यूरोप हो गया। उसके बाद अफ्रीका की हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे सहारा डिज़र्ट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट जो है वो है सहारा डिज़र्ट, वो अफ्रीका में है। काफ़ी लार्ज पार्ट है इसका, पोर्शन है यहाँ पर। अफ्रीका से तीनों लाइंस होकर जाती हैं, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नॉर्थ अमेरिका इस साइड है, और उसके नीचे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में सबसे लंबी कहेंगे, सबसे लंबी जो सीरीज़ है क्या कहेंगे उसे? रेंज कहेंगे, माउंटेन रेंज, वो हमें मिलती है, एंडीज माउंटेन रेंज। और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक जो क्या कहेंगे, एक लिंकेज जो अलग करता है एक दूसरे को, या जोड़ता है कहेंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे इस्थमस कहते हैं। यहाँ पर पनामा स्ट्रेट मिलती है। उसके बाद ये अंटार्कटिका नीचे। उसके बाद हम लोगों ने ओशन पढ़े थे, पैसिफिक ओशन। ये इधर एस शेप में अटलांटिक, ऊपर आर्कटिक, और नीचे सदर्न ओशन, और इधर पैसिफिक। और ये इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। तो ये कुछ ओशन पढ़े थे। तो ये पिछला याद आ गया होगा आप लोगों को। आज हम लोग को पढ़ना है ओशंस को डिटेल करना है अभी, क्योंकि लिथोस्फीयर हो गया था। अब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को डिटेल करेंगे, तो हाइड्रोस्फीयर में ही ओशन आ जाएगा। चलिए ओशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारे यहाँ पर पैसिफिक है, ये अटलांटिक, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ऊपर आर्कटिक है, नीचे सदर्न है, इधर इंडियन है, सब आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा मूव करता रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स। कौन कौन से 3 मूवमेंट्स होते हैं मेन? वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। याद रखिएगा, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 5 मेजर ओशंस हो गए इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज़। ये इन्होंने साइज़ के अकॉर्डिंग बताया है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक,
फिर हमारा आता है अटलांटिक के बाद आता है इंडियन ओशन, फिर आता है सदर्न ओशन और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। एग्जैक्टली अभी बताया इन्होंने पहले। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। सोचिए, अर्थ के 1/3 पार्ट पे कौन सा ओशन हमें मिलता है? पैसिफिक ओशन। वैसे भी हम लोग ने पढ़ा है कि 71% जो अर्थ कवर है वो है वाटर से। तो अब समझ लीजिए कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा होगा। इसमें भी जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, 1/3 एरिया कवर करता है। मैरियाना ट्रेंच पड़ी थी इसमें। ऑब्वियसली अगर पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट ओशन है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है, तो जो हम लोग ने हाईएस्ट जो ट्रेंच हम लोग ने निकाली थी, डीपेस्ट पॉइंट निकाला था हमारे सी लेवल से, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? पैसिफिक ओशन में मिलेगा। और हमें ट्रेंच मिली थी एक, मैरियाना ट्रेंच जिसका नाम है, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। देखिए ये हमारा इसमें देखिए, इसमें देखिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और ये इधर हम लोग ने दिखाने के लिए इसको अलग कर दिया है, इस पार्ट को इस पार्ट से, लेकिन 180 डिग्री यहाँ पर हमारा है ना, तो ये 180 डिग्री यहाँ पर ईस्ट है, ये इससे मिला है, ये एक ही है लाइन। ये लाइन एक है, यानी कि ये पैसिफिक ओशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये एक देखिए, ये एक ये सर्कल हुआ, एक ये सर्कल हुआ, ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है पैसिफिक ओशन का। यही ये कह रहे हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। इसके चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, यूरेशिया है, नॉर्थ साउथ अमेरिका है। लुक एट द मैप। अभी हम लोग देख चुके हैं मैप में। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। उन्होंने बताया है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशन। उसकी क्या शेप है? एस शेप है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कहाँ है? वेस्टर्न साइड। एक मिनट, हम ये पॉइंटर ले रहे हैं तो इससे दिखाई देगा आप लोगों को, लेज़र पॉइंटर। देखिए जैसे मान लिए कि ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे साउथ अमेरिका हो गया, और ये इसके वेस्टर्न साइड कह रहे हैं, तो वेस्टर्न साइड इधर हुआ, यहीं पे तो हम लोग का था अटलांटिक ओशन। बस ये हम डायरेक्शन बताने के लिए ऐसे बता रहे हैं कि वेस्टर्न साइड ये हुआ। द एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन ईस्टर्न साइड। इसके यूरोप और अफ्रीका क्या हुए? यूरोप और अफ्रीका, ऐसे ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। इसके ईस्टर्न साइड हमें अटलांटिक ओशन मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे मिलता है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड मतलब होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसे इंडेंटेशन, पता होगा वर्ड अगर आप लोग को। इंडेंटेशन मतलब किसी को, जैसे हम लोग इरेज़र लेते हैं, बचपन में हम लोग इरेज़र लेते हैं और उसको पेंसिल की जो वो टिप होती है उसको अंदर करते हैं, तो वो जो टिप अंदर हम लोग दबाते हैं उसी को इंडेंटेशन कहते हैं। तो जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बहुत ज़्यादा इंटेंटेड है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। क्या है यहाँ पर? नेचुरल हार्बर्स है और पोर्ट्स हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। ये बहुत ज़्यादा बिजी ओशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या चलता है? ट्रेड चलता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो पोर्ट हैं, जो नेचुरल हार्बर्स हैं वहाँ पर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिजी है। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। अब इंडियन ओशन की बात आती है। इंडियन ओशन कहाँ पे था? एशिया के जस्ट नीचे। एशिया में नीचे इंडिया है, सबसे नीचे वहाँ पर इंडिया मिलता है हमें, और इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशन है। इंडिया की वजह से नाम पड़ा है उसका। इन द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। दो इस ओशन का जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया। जो ऊपर साइड तो एशिया हो गया, वेस्ट साइड क्या हुआ? वेस्ट साइड यानी कि, वेस्ट साइड यानी कि इस तरफ, वेस्ट साइड हुआ अफ्रीका मिला, और इधर इस तरफ क्या मिला हमें? इस तरफ ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। In the west by of Africa and the east by Australia. The southern ocean encircles the continent of the Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. नॉर्थ, अगर हम लोग उससे जाएंगे
जो साउथ पोल है हमारा, उससे ऊपर जाएंगे नॉर्थ वर्ल्ड 60 डिग्री साउथ, तो हमें क्या मिलेगा, साउथ लैटिट्यूड पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंटार्कटिका मिलेगा, हम सॉरी सदर्न ओशन मिलेगा पूरा। रुकिए एक मिनट, हम इसमें दिखाते हैं आप लोगों को। ये है ना, ये अंटार्कटिका है और ये सदर्न ओशन है। तो अंटार्कटिका से इधर हम 60 डिग्री लैटिट्यूड तक जाएंगे ना, इधर इस साइड, तो हमें क्या मिलेगा, सदर्न ओशन मिलेगा, नॉर्थ वर्ल्ड। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है उसी में वो लोकेटेड है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से सराउंड है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर known as Bering Strait. It is bound by northern coast of North America and Eurasia. इधर देखिए, यहाँ पर ये इधर हमारा ये रशिया का पार्ट है और इधर हमारा ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो ये जब इसको क्या कहेंगे, ये जब एंड आपस में मिलते हैं वहीं पर ये एक यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट है। स्ट्रेट वो होती है जो एक ओशन को दूसरे ओशन से जोड़ती है और दो सॉलिड बॉडीज़ यानी कि दो सॉलिड जो पार्ट्स होते हैं या क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे, उनको अलग करती है। तो यहाँ पर स्ट्रेट है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट जो होती है ये हमारे आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है और इधर अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को इधर एशिया और रशिया वाले पार्ट से अलग करती है। तो यही ये बता रहे हैं कि आर्कटिक ओशन वहाँ पर पैसिफिक ओशन से मिलता है एक नैरो स्ट्रेच के थ्रू। ये हो गया हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, हाइड्रोस्फीयर वाला पोर्शन हो गया। तो एक बार देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ये ऊपर आर्कटिक ओशन है आर्कटिक सर्कल में, इधर अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा है, सदर्न ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। सर्कुलर शेप है पैसिफिक ओशन, ऑलमोस्ट सर्कुलर है। और ये एस शेप में जो हमें मिलता है अटलांटिक ओशन है, ये इंडिया के पास एशिया है, ये इंडिया के ऊपर, और इसके वेस्ट साइड अफ्रीका है, ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो ये हम लोग ने बटा पढ़ लिया, मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आता है एटमॉस्फेयर, जो हमारा थर्ड मेजर डोमेन है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हम लोग ने पढ़ा था कि हमारे प्लैनेट के ऊपर एक पूरा कवर है गैशियस लेयर्स का, जिसको बाहरी शॉक्स से फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और मेटियोर्स कॉमेट्स जब आते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था, फ्रिक्शन होता है जिससे जो मेटियोर्स होते हैं वो जलते हुए आते हैं, बर्न करने लगते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और फिर हमारी अर्थ पे अटैक जब आते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। तो ये कुछ हम याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को, तो वही एटमॉस्फेयर, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं ये सब पढ़ेंगे। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द प्लेनेट। It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of sun rays। जो सन रेज़ की जो रेजेस आती हैं उसकी जो कुछ हार्मफुल रेजेस होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है ये एटमॉस्फेयर। और इसमें ऑक्सीजन होती है जो हम सांस में अंदर इनहेल करते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties। जिसको डिवाइड किया गया है इतनी सारी लेयर्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब में, तो ये किस बेसिस पे किया गया है, इनके कंपोजिशन मतलब ये किन पार्टिकल्स से मिलकर बनी है लेयर्स, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, उनका टेम्परेचर कितना है, और उनकी और कुछ अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी बेसिस पे ये लेयर्स कुछ बनाई गई हैं। एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग किया गया है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। अगर हम लोग अर्थ सरफेस से चलते हैं, एक तो होता है कि ऊपर से नीचे चलें, एक होता है अर्थ सरफेस से ऊपर की साइड चलें, तो हम लोग यहाँ से याद करते हैं मेनली। तो ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर ये जो लेयर है हमें जो आसमान में देखते हैं, जो हमें दिखाई देती है, समझ ली नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन जो भी हमें फील होती है, जो भी हम समझते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर। यहीं पे ओजोन होल यहीं पर है स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके बाद मीजोस्फेयर आता है,
फिर उसके ऊपर थर्मोस्फियर आता है और उस सबसे ऊपर एग्जॉस्फियर आता है। थर्मोस्फियर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ये मेसोस्फियर मीडियम होता है यहाँ पर, और ये स्ट्रेटोस्फियर ओजोन वाला प्रोटेक्शन होता है, बताया था हमने, यूवी रेस, और ये ट्रोपोस्फियर जो सबसे जस्ट ऊपर है अर्थ सरफेस के। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं द एटमॉस्फेयर, तो ये सीक्वेंस याद रखना है इसका। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग एटमॉस्फेयर जो कंपोजिशन है उसको पढ़ते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है यहाँ पे, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है, वो है नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अदर कंप्राइजेस 1% बाई वॉल्यूम। अच्छा, एक ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो परसेंटेज है 78%, 21% ऑक्सीजन, ये बाई वॉल्यूम है। दो उससे हम लोग देखते हैं, एक बाई मास देखते हैं, एक बाई वॉल्यूम। वैसे अभी छोटा क्लास है तो इतना ही सब बात याद रखिए कि ये बाई वॉल्यूम हम लोग ये निकाला हुआ है डेटा। तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की 78%। ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, उसमें मदद करती है। और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग से सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो उसको लेते हैं, इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। अब बात आती है, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कंपोजिशन की, अब डेंसिटी की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। इसको अच्छे से समझिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं हर क्लासेस में। इस मैक्सिमम एट द सी लेवल, ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पे। सी लेवल कौन सा लेवल, जहाँ से हम लोग जिसको ज़ीरो मानते हैं उसके ऊपर से हाइट मेजर करना शुरू करते हैं, और नीचे अगर हमें डेप्थ जाननी होती तो इसके नीचे चलते हैं। एंड द डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं रैपिडली, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। ऑब्वियसली ये बात पता होगी आप लोगों को कि जैसे जैसे जो माउंटेन पे जाते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, देखिए ये जा रहा है, ये माउंटेन्स हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, माउंटेन की हाइट तो बहुत ऊंची होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे डेंसिटी कम होती जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एयर की जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, तो उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। जब उन्हें हाई एल्टीट्यूड पे जाना होता है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके चलते हैं। दैट टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। डेंसिटी के साथ टेम्परेचर भी कम होता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब दबाव एक एक्सर्ट करता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हर प्लेस पे अलग अलग, मतलब कहीं पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहीं पे कम करेगा। वो क्योंकि अर्थ सरफेस एक जैसी तो है नहीं, कहीं पे ज़्यादा उठी हुई, कहीं पे कम उठी हुई, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी एकदम यूनिफॉर्म वे में एक्सर्ट नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा एक्सर्ट होगा, कहीं पे कम होगा। प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इन्होंने मतलब क्लास 6 में काफ़ी चीज़ें दे दी हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, लेकिन बच्चों को याद मतलब समझने में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब ये सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी और आगे जाके आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड मूव करती है, उसकी क्या कहेंगे, उसकी हैबिट होती है या फितरत होती है कहेंगे एयर की। मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। एक होता है एयर, एक होता है विंड, दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसी एयर जो मूव करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसे क्या कहते हैं, विंड। याद रखिएगा, मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, ठीक है। और ये विंड जो होती है, एयर जो होती है, ये किस किस प्रेशर से किस प्रेशर की तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। यानी कि
जो हमारी ये अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो कहीं पे कम करता है, कहीं पे ज़्यादा करता है। तो जहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से हवा चलती है और लो प्रेशर वाले प्लेस की तरफ आती है। तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। अब पढ़ते हैं बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं, ये देखिए बायोस्फीयर है, एक बायोस्फीयर ने दिखा दिया है। इट इज़ इन द जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। इसी बायोस्फीयर की वजह से, इसी यूनिक क्वालिटी की वजह से हमारा जो प्लानट है वो एक यूनिक है जिस पे हम लोग रहते हैं। इसी वजह से लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर, पानी पीने की प्यास लगेगी, यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, मतलब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल रही है, और लिथोस्फीयर भी है, कहाँ पे हम लोग वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह और ये सब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं, ये सब चीज़ें हैं हमें मिल रही हैं। यहाँ पे हम लोग रह सकते हैं कहीं भी। तो ये लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, तीनों चीज़ें मिल रही हैं, इसीलिए ये प्लानट यूनिक है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ को हिंदी में कहते हैं वंश कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के वंश हैं, स्पीशीज़ हैं जो जिनका साइज़ वैरी करता है, बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखाई भी नहीं देते, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो होते हैं, उनसे लेकर बड़े ह्यूज मैमल्स, यानी कि हम लोग इंसान, ये मैमल्स हैं हम लोग, तो इनके तक वैरी करते हैं, इनका साइज़ वेरी करता है, ये सब यहाँ पर रहते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो इसके बाद ये जो यहाँ पर हम लोग जो रहते हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। अगर कोई एक को भी लॉस हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मान ली वो हट रहे हैं, जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो दूसरे को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। देखिए ये कह रहे हैं कि जो और ये जो हमारे बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम लोग फर्दर, इसमें तो बहुत सारे हैं, एक तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब कैटेगरी आ गई, दूसरे मैमल्स आ गए, बहुत सारे आ गए, एवीज आ गए, बहुत सारे आगे पढ़ेंगे। तो इनको कुछ स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लांट किंगडम कर दिया और एक एनिमल किंगडम कर दिया। तो ये दो किंगडम में हमारे ऑर्गेनिजम्स डिवाइड हो जाते हैं। और जो हमारे ये तीन डोमेन हैं, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये अभी पढ़ चुके हैं, कुछ ना कुछ तरीके से आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग फॉर फॉरेस्ट ऑफ फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स ऑफ वुड। जैसे फॉरेस्ट की कटिंग होती है तो हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है। तो क्या हो गया, हमें लिथोस्फेयर का ये पार्ट हो गया। इसी तरह से क्लियरिंग लैंड होती है एग्रीकल्चर में, तो हमें क्या होता है, स्लोप से फास्टली जो होती है सॉइल रिमूव हो जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज। अच्छा, वो जो अर्थक्वेक्स और सुनामी वगैरह आते हैं, तो इनकी वजह से जो सरफेस में चेंज होते रहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। सुनामी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है लैंड में, सरफेस में। तो जैसे पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार है जो इंडिया के नीचे हमें इंडियन ओशन में जो हमें मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, वो सबमर्ज है वाटर के अंदर। सुनामी और इन सब की वजह से जो होते हैं, क्या होता है कि लैंड पोर्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जब चारों तरफ से घेर लेता है अगर कोई सॉलिड पार्ट को, तो क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। सबको पता है कि जो माइंस वगैरह होती हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ से बहुत मशीनों का बहुत ख़राब वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो हम लोग की बॉडी में अगर हम लोग वाटर के थ्रू लें तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये जो होता है ये अनसूटेबल होता है ह्यूमन के लिए। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये और भी लाइफ को डैमेज करता है। अब जैसे वाटर हम लोग पीते हैं तो उसमें
हम लोग के लिए नुकसान होता है, लेकिन जो उसमें जैसे मछलियाँ रह रही हैं या दूसरी यहाँ पर आ गई ना ऑर्गेनिज्म, दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स, तो उनके लिए भी ख़राब होता है, अनसुटेबल होता है, तो वो धीरे धीरे वो लोग भी मर जाते हैं। तो दूसरी लाइफ के लिए भी को भी डैमेज करता है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature. क्या होता है कि एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल पता है वार्मिंग क्या होती है? वार्म मतलब गर्म। तो गर्मी जब ग्लोबली गर्मी जो बढ़ती है वो किस इससे बढ़ती है? ग्लोबल टेम्परेचर जब बढ़ता है। ग्लोबल टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक बैलेंस बना होता है ना गैशियस के बीच, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबका एक रेशियो होता है एक। तो अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है, उनका किसी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर उसका अमाउंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी। तो ये जो एमिशन होता है इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ें क्या होता है? कार्बन ये सब बढ़ाती हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ये सब बढ़ाती हैं। थर्मल पावर प्लांट्स से सब बढ़ाती हैं टेम्परेचर को। देयर इज़ दस अ नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि हम लोग को जो रिसोर्सेज हैं, अर्थ के रिसोर्सेज हैं, हमें अगर ये बैलेंस बनाए रखना है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच, तो हम लोग को मिनिमम एक लिमिट में रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए और उसके बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। अगर वो बैलेंस बिगड़ता है तो प्रॉब्लम होगी हर ऑर्गेनिजम्स को, जितनी भी स्पीशीज़ हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्विज कर लेते हैं। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? अभी हम लोगों ने पढ़ा है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट बायोस्फीयर। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से पढ़े थे? इधर एशिया था, इधर यूरोप था, इधर अफ्रीका था, इस साइड ऑस्ट्रेलिया था। यूरोप के पैरेलल इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। तो ये हो गया, और नीचे अंटार्कटिका। इतने हो गए हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से थे? एक इधर ऑस्ट्रेलिया था और इधर अंटार्कटिका था। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नीचे सबसे अर्थ सरफेस से ऊपर चलें तो सबसे पहले हमें ट्रोपोस्फियर मिलेगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगी, फिर मिजोस्फेयर मिलेगी, थर्मोस्फेयर मिलेगी, फिर एक्सोस्फेयर मिलेगी। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि 71% पार्ट वाटर है हमारी अर्थ पर, इसलिए वो ब्लू प्लैनेट कहलाता है। वाई इज़ द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के ऊपर का जितना पार्ट है वो क्यों लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहलाता है? क्योंकि जो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मेनली जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि लैंड वाला पोर्शन है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, सदर्न में नहीं है। सदर्न में बस अफ्रीका का पार्ट आता है, सदर्न वही साउथ अमेरिका आता है, और इधर ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है। इधर मेन बड़े बड़े सबसे बड़ा क्योंकि एशिया इतने में आ जाता है, फिर यूरोप, फिर इधर नॉर्थ अमेरिका। तो मेन जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो लैंड हेमिस्फीयर इसलिए कहलाता है। वाई इज़ द बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों होते हैं, मिलते हैं हमें लिथोस्फीयर, तीनों मेजर डोमेन्स मिलते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप और एशिया को अलग करती है, सेपरेट करती है? द यूरल्स। यहाँ पर यूरोप था, यहाँ पर एशिया था, इन दोनों को अलग करने वाली माउंटेन रेंज कौन सी थी? द यूरल्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय एन इस्थमस? जो अलग करती है, जो लिंकेज अलग करती है, इसे क्या कहते हैं? इस्थमस। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा था एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन था, 78%। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज? क्या कहेंगे? द लिथोस्फीयर। सॉलिड रॉक्स किस में आएगा? लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा? वाटर बॉडीज आएंगी। एटमॉस्फेयर में गैसेस आएंगी। विच इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन? द
डैश ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कौन सा था, इंडियन ओशन था। द डैश इज़ अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। देखिए अगर अच्छे से चैप्टर समझा होगा, पढ़ लिया होगा, तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बहुत आसान है क्विज करना। तो ये कौन सा था हमारा, बायोस्फीयर था। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया, हम लोगों ने पढ़ा था। द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 पे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप इससे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक्स देखनी है या और सब्जेक्ट्स की लिंक देखनी है तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग उस पर जा सकते हैं, देख लीजिएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट एक बात, अभी हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है घटना चक्र की, ये कंपटीशन लेवल पे आती है। इससे अभी हम लोग साइंस स्टार्ट किए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके बाद हम लोग जीएस पे आएंगे, हिस्ट्री जोग्राफ़ी इकोनॉमिक्स और सिविक्स पॉलिटी सब करेंगे। तो धीरे धीरे चैप्टर वाइज चलेंगे और पूरी पूरी घटना चक्र हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए जाते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ चलिए, थैंक यू सो मच।